हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में हम देखेंगे हम सभी उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 और इसमें किस तरह से प्रश्न बने थे। प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। यह क्लास है, यह हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी के किस इतिहास के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के किस इतिहास के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं। ऑप्शन ए है गणपत चंद्रगुप्त, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो पहला है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शायद सभी गेस कर पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 2 देखते हैं। राउल बेल किस तरह की रचना है? राउल बेल किस तरह की रचना है? ऑप्शन ए है गद्य पद्य मिश्रित चंपू, बी है शुद्ध काव्य, सी है नाटक, डी है प्रेमाख्यानात्मक प्रबंध काव्य। इसका बताना है, दूसरे का बताना है करेक्ट आंसर। तो राउल बेल जो है किस तरह की रचना है? तो राउल बेल जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। राउल बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ठीक है, और आगे हम सभी देखते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और यह शिलांकृत कृति है। ठीक है, इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई है और आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन जो है इसमें पद्य में किया है और उसके बाद इसका प्रयोग किसमें किया गया है? गद्य में। तो गद्य और पद्य से मिश्रित रचना क्या कहलाती है? चंपू कहलाती है। और राउल बेल ऐसी ही इसी प्रकार की रचना है। और इसके रचयिता कौन है? तो रोड़ा कवि हैं। ठीक है, इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। हाँ, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ऑप्शन ए है सरहपा, बी है कुकुरपा, सी है शबरपा और डी है गोपीचंद। तो प्रश्न संख्या जो है 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपीचंद, है ना, क्योंकि सरहपा और सबरपा कुकुरपा ये सभी है ही हैं और इसमें जो गोपीचंद है यही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। नाथ संप्रदाय में हठयोग का अर्थ क्या है? नाथ संप्रदाय में हठयोग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कठिन साधना, बी है अडिग योग साधना, सी है हठपूर्वक योग और डी है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग। तो इस तरह से जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। इजी सा प्रश्न है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? अब ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित है क्योंकि ये जितने भी लोग हैं सभी लोग स्वामी रामानंद के शिष्य हैं, शिष्य थे। तो नहीं था पूछा गया है, इसलिए ये ऑप्शन जो है इसमें चारों सही है, क्योंकि इनमें जो है स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे, जिसमें द्वादश महाभागवत के नाम से, जिसे द्वादश महाभागवत के नाम से जानते थे। और इसमें है अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरियानंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा रैदास, धन्ना, जाट, सेन, भक्त। ठीक है, तो इस तरह से है। तो इसमें चारों ऑप्शन में है, इसलिए ये प्रश्न इसमें चारों सही हैं। ठीक है, इसलिए कोई सही नहीं माना गया। आगे जो है अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। 6 नंबर का प्रश्न है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी और डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डी क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कथन है ये किसका है? ये कथन किसका है? यह आंसर हम सभी को देना है। तो ये जो कथन है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हमारे किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं और ये भी जो है
प्रश्न देखते हैं। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? चारों ऑप्शन में से बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 7 नंबर का प्रश्न है और ये भी शुक्ल का ही है। किसका है? शुक्ल का ही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला 8 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। हाँ, छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन, उड़ाए पृथ्वी झूठी, पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह पद्मावत से ली गई है। किससे ली गई है? पद्मावत से ली गई है। ठीक। और ये उस समय का है जब अलाउद्दीन की सेना कुंभल नेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है, तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है, तो वह कह उठता है कि यह संसार क्या है? झूठा है। यह संसार झूठा है, तभी यह कहता है। आगे हम सभी देखेंगे 9 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न है। हाँ, थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। देखिए, अधोलिखित स्थापना तर्क, आप आर देख लेते हैं, ए देख लेते हैं। तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सनुन जान नहीं कोय, और सुगम अगम नाना चरित मुनि मुनि मन भ्रम होय। अब तर्क इसका आर कह रहा है कि क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर हम सभी को देना है। तो ये जो 9 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, इसमें ए सही हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। ए तो सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। अगला देखेंगे हम सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? चारों कथन आपके सामने हैं, शायद देख पा रहे होंगे आप। तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे, तो ये कथन हमारा क्या है? गलत है। ये कथन गलत है, क्योंकि सभी जन्मांध नहीं मानते थे। आगे हम सभी देखेंगे, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, सही है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये भी सही है। प्रभु हो सब पातिन को राजा, ठीक है, ये सभी सही है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। रीति ग्रंथों की परंपरा, रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आई, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा। 11 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्नों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? यहाँ से प्रश्न बनता है, एक प्रश्न तो बिल्कुल बनता ही बनता है। तो 12 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है। क्या दिया है? रीतिकाल नाम दिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्रबंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न आया था। दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न भी हम लोगों ने किया। तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भाषा भूषण। 14 नंबर का प्रश्न है, रस, श्रृंगार, ठीक है, काव्य निर्णय भिखारी दास की नहीं है, तो भाषा भूषण नहीं है। क्या नहीं है? भाषा भूषण नहीं है। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। भाषा भूषण रचना नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे 15 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 15
यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? चारों ऑप्शन है, हम देख लेंगे और इनमें से हम करेक्ट आंसर देखेंगे कि किसके विषय में कहा गया है ये। तो 15 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो घनानंद के संबंध में। घनानंद हमारे डी वाले ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कौन तू फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। 4 ऑप्शन है हमारे सामने और इसमें क्या पूछा गया है? असत्य। जो असत्य होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका जो सी वाला है, कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। किसका है? विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है? विवेकी राय का निबंध है। तो यही गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अर्धनारीश्वर। और इनके प्रमुख जो है निबंध संग्रह है, मिट्टी की ओर रेती के फूल, उजली आग, वट तथा पीपल। वट तथा पीपल, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो दिनकर जी की हैं। किसकी हैं? दिनकर जी की हैं। अर्धनारीश्वर जो निबंध संग्रह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका है? दिनकर जी का। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। 18 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? तो ये तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है और बहुत इजी सा प्रश्न है। कहने का मतलब इम्पॉर्टेंट भी है, अधिकतर परीक्षा में ये कई बार पूछा भी जा चुका है। और जैसा कि देख पा रहे हैं 2018 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न जो है शामिल है। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 18 का जो करेक्ट आंसर होगा पूर्ण सिंह, यानी कि पूर्ण सिंह का मतलब सरदार पूर्ण सिंह। क्या हो जाएगा? सरदार पूर्ण सिंह। अगला देखेंगे 19 नंबर के प्रश्नों को। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? एक और द्रोणाचार्य, तो ये है एक और द्रोणाचार्य, ये शंकर शेष की है। किसकी है? शंकर शेष की है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, सी है राम कुमार वर्मा, डी है जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 20 है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम सभी को देना है। 20 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक, आधुनिक एकांकी के जनक किसे माना जाता है? तो राम कुमार वर्मा। क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा। देखिए, सन 1930 ईस्वी में रचित बादल की मृत्यु उनका पहला एकांकी है। ठीक है, राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा, यानी कि सी वाला। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? नासिरा शर्मा का है। तो पत्थर गली किसका है? नासिरा शर्मा का है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न इजी से हैं, ठीक है, और कई बार हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जो है मैं देना चाह रही हूँ। सीट नंबर 6 किस लेखिका की का कहानी संग्रह है? सीट नंबर 6 22 नंबर का प्रश्न है। तो ये है ममता कालिया का है। किसका है? ममता कालिया। सीट नंबर 6 लेखिका किसका है? ममता कालिया का ये कहानी संग्रह है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। 23 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 23, सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। चारों ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए है राजेंद्र अवस्थी, बी है शैलेश मटियानी, सी है देवेंद्र सत्यार्थी, डी है उदय शंकर भट्ट। प्रश्न पुनः पढ़ना चाहूँगी। सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। सूरज किरण की छाँव राजेंद्र अवस्थी हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र अवस्थी। और ये हमारे ऑप्शन ए में है, तो करेक्ट आंसर भी हमारा ए ही होगा। आगे हम सभी देखेंगे, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? चर्चित सा प्रश्न है ये जी सा। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? प्रश्न संख्या 24। तो ये रंगभूमि का है, सभी जानते हैं। और प्रेमचंद के जितने भी रचनाएं, जितनी कहानियां हैं मतलब, और जितने भी कहानी है, उपन्यास हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है
हाँ, 24 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास, अभी हम लोगों ने इसी प्रश्न को देखा है ना। 24 नंबर का प्रश्न ये हो चुका है रंगभूमि का। अगला देखेंगे 25 नंबर, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है? रेखाएं बोल उठी, 25 नंबर, प्रश्न संख्या 25। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी। रेखाएं बोल उठी क्या है? विधा की दृष्टि से रेखा चित्र है। किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने। रेखाएं बोल उठी क्या है? रेखा चित्र है। आगे देखेंगे प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। तो कलम का मजदूर के रचनाकार क्या कौन है? मदन गोपाल। मजदूर मदन गोपाल, है ना। मजदूर और मदन गोपाल, इसी तरह से हम मिला सकते हैं। तो 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा क्या बनेगा? मदन गोपाल बनेगा। क्या बनेगा? मदन गोपाल, यानी कि बी वाला राइट हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, कोट का प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग मिलान के लिए। हाँ, इस तरह से। तो इसमें मिलाना है जूही की कली, नौका विहार, नदी के दीप, पुष्प की अभिलाषा। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या सही है। इसमें क्या सही है? तो इसका जो है, जो जूही की कली है वो निराला की है। निराला कहाँ है? निराला की है, यानी कि एक का चार इसमें भी है, इसमें भी है। अब देख लेते हैं नौका विहार क्या है? नौका विहार सुमित्रानंदन पंत का है, तो यानी कि 2 का 3 हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे नदी के द्वीप अज्ञे का है, सभी जानते ही हैं। नदी के द्वीप हो गया। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी का हो गया। अब इस अकॉर्डिंग देखेंगे हमारा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। ये भी कूट के प्रश्न हैं, इन्हें मिलान करना है हम सभी को। आंसर थोड़ा सा बचा दें, न दिखने पाए तो ज़्यादा सही रहेगा हम सभी के लिए, और वैसे तो वो दिख जाता है किसी किसी में। मोर पखा सिर ऊपर रखियो किसका है? बसो मेरे नैनन में नंद लाल, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, प्रीति कर दीन्ही गरे छुरी। अब ये 4 ऑप्शन है और 4 रचनाकार दिए गए हैं। इनका इनसे मिलान करना है कि कौन किसका है। अब मोर पखा सिर ऊपर, ये तो रसखान का हो गया। तो किसका हो गया? रसखान का हो गया। तो पहले का पहला हो गया, पहले का पहला हो गया मोर पखा, यानी कि रसखान। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो ये तो मीराबाई का है, ये भी है। अब इसमें हम देखेंगे भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यानी कि कुंभन दास का है। किसका है? कुंभन दास का है। तो ये इसका हो गया। प्रीति कर दीन ही गरे छुरी, ये इसका मतलब हो, जो डी वाला ऑप्शन है ये सूरदास का है। किसका है? सूरदास का है। ये इधर, ये इधर। तो इस प्रकार से कौन सा प्रश्न, कौन सा ऑप्शन हुआ? तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, है ना। प्रश्नों को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल यानी कि 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका हो गया। अब जो हमारा अगला है, अगला इसमें बताना है, ये 1929 हो गया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना लगभग कब की थी? यानी कि 1574 ईस्वी में, और तार सप्तक 43 ही है, और कामायनी की रचना 35 है। तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सी बनेगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? तो शिवदान सिंह चौहान की रचना हम सभी को बताना है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये क्या है? शिवदान सिंह चौहान की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे इसका तो करेक्ट आंसर, फिर इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, यानी कि करेक्ट आंसर डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके किसकी लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं? चारों ऑप्शन है, हलचल के पंख के लेखक। 31 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन अवस्थी। क्या होगा? मोहन अवस्थी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा, ये है 32 नंबर का है, रामायण महानाटक के लेखक हैं। रामायण महानाटक के लेखक ये क्या है? प्राणचंद्र चौहान है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रवासी के गीत के रचनाकार। प्रवासी के गीत ये नरेंद्र शर्मा का है। किसका है? नरेंद्र शर्मा का है प्रवासी के गीत। 34 नंबर का प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या किसकी टीका
टीका किसकी है? कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? 34 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरनदास। किसकी है? पूरनदास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं। हाँ, चारों ऑप्शन हमारे समक्ष हैं और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हम सभी को बताना है। तो 35 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास, यानी कि करेक्ट आंसर विकास की बात हो रही है तो सी वाला है। अगला हम सभी देखेंगे 36 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? रामविलास शर्मा की कौन सी ऐसी रचना है जो नहीं है? 36 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 36, तो कविता के नए प्रतिमान, ये नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह का है। ये रामविलास वर्मा का नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं, देखते हैं। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं, है ना? तो कौन है इसके? बाबू गुलाब राय हैं। कौन है? बाबू गुलाब राय हैं। आगे बढ़ते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? बी हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 38 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, निम्नलिखित में काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? जो काव्य पंक्ति दी गई है, पंक्ति मैं पढ़ना चाहूँगी। प्रभु जी तुम चंदन तुम दीपक हम बाती, तो ये किसकी है? जाकी ज्योति बरे दिन राती। चारों ऑप्शन में से किसकी है ये? तो ये संत रैदास की है। किसकी है? रैदास। और रैदास हमारे किस ऑप्शन में है? सी वाले में है। तो करेक्ट आंसर भी हमारा सी बनेगा। ठीक है। 39 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 39 देखेंगे, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? पुनः प्रश्न पढ़ना चाहूँगी। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो चारों ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरा मुक्तिबोध और डी है यानी कि चौथा है रामविलास शर्मा। 39 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा राइट। 40 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, गिरा हो जाती है सनयन, गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण डैश डैश जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त होता है? यानी कि ये कौन से कवि हैं जो इस तरह से लिख सकते हैं? तो कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। और ये पंक्तियाँ ली किससे गई हैं? ये हैं उच्छ्वास से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? उच्छ्वास से। तो पंत हैं, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। इस तरह से हम लोगों ने इस क्लास में कितने प्रश्नों को किए? 1 से लेकर के 40 प्रश्नों को किए। और वैसे ये जितने भी प्रश्न हैं सब रटे रटाए हुए प्रश्न हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सभी सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, इनसे आसपास जो भी प्रश्न होंगे जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं बताते चलूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे आगे के प्रश्नों को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।